ओके। नमस्कार, मैं श्रुति शर्मा एस भारत में आपका स्वागत करती हूँ। दौर है मिलावट का, मगर ऐसे दौर में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अपने प्रयासों से आसपास के किसानों को और अपनी भूमि को, भारत भूमि को पवित्र बनाने के लिए लगा हुआ है। इसका ये जुनून ऐसा है जिसमें रासायनिक खेती को अलग करके ये जैविक खेती पर काम कर रहे हैं और किसानों को और साथ ही साथ वहाँ की आसपास की महिलाओं को सशक्त बनाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हम लोग सुबोध जी से। सुबोध जी नमस्कार। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताएं। आपने कैसे एक अपने जीवन को सार्थक रूप में जैविक खेती की तरफ मोड़ा, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, जी। नमस्कार श्रुति जी। जैसा कि आपने एक अच्छा परिचय दिया मेरा, मैं आपको ये सब बातें जो समझाना चाहता हूँ या सबको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो मिशन है ये हम सबका है। ये मिशन और या ये कह लें कि ये जो प्राकृतिक खेती है या जो जैविक खेती है, ये बहुत आसान है। अगर आप अपने बचपन में जाएँ और सभी लोग जो को देख भी रहे होंगे, वो भी अगर सोचें तो पहले खेती का प्रारूप क्या होता था। पहले हम एक प्राकृतिक खेती करते थे, हम एक ऐसी खेती करते थे जिसमें हमें किसी रसायन की ज़रूरत नहीं होती थी। या आज के संदर्भ या परिदृश्य में हम देखें तो अगर हम कभी यात्रा करते हैं तो रास्ते में देख सकते हैं जो हाईवे के किनारे होता है, हम वनों को देख सकते हैं, जंगलों को देख सकते हैं। अगर हम वहाँ जाएं और देखें कि ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं, इनमें खेती के तमाम सारे चीज़ें, चूंकि चिड़िया और तमाम सारे पक्षियों के माध्यम से बीज उन वनों और जंगलों में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर हम वहाँ जाकर के देखें तो देखेंगे कि छोटा पौधा, बड़ा पौधा, विशालकाय वृक्ष, सब कुछ है। ना उसमें डीएपी है, ना उसमें यूरिया है, ना उसमें केमिकल है, ना ही हमने कोई पेस्टिसाइड डाला है, ना कोई फंजीसाइड डाला है, और वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। जितनी भूमि में हम खेती करते हैं शायद उसके भी काफी बड़ा प्रतिशत वो आज भी एग्जिस्ट करता है। और वहां पर खेती जो है बड़े ही आसानी तरीके से होती है। वो जो पौधे हैं वही खेती है। हम जब मिट्टी में उगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें वही मॉडल भी अगर हम अप्लाई कर दें तो शायद जो बहुत ज़्यादा एक किसान के लिए मुसीबत वो खर्च है, जो पेस्टिसाइड, फंजिसाइड और डीएपी, यूरिया, केमिकल्स, मिट्टी और धरती माँ में जो छिड़काव हो रहा है, न सिर्फ उसको रोका जा सकता है उस खर्चे को, बल्कि जो स्वास्थ्य को लेकर के हर घर में हम आज एक रोगों से जूझ रहे हैं। हर परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं। तो अगर एक ये इंटरव्यू के माध्यम से एक या कहीं से भी अगर शुरुआत की एक भावना शुरू हो जाए और जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जो कार्य हम कर रहे हैं, वो सामूहिक रूप से एक क्रमबद्ध तरीके से एक श्रृंखला बने और वो जो श्रृंखला है वो एक मिशन का प्रारूप ले ले। तो जो जर्नी है, जर्नी की अगर आपने प्रश्न था कि आपने यात्रा कैसे शुरू करी, तो वो यात्रा एक आम तरीके से ही शुरू हुई। हमारे घर में भी कुछ लोगों को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से जो रोग हो सकते हैं वो पाए गए। यहाँ तक कि मेरे अंदर भी प्रारंभिक चरण में कई प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हुए, जिसके निराकरण के लिए हमने व्यक्तिगत रूप से कुछ खेतों में, चूंकि मैं दवा नहीं खाना चाहता था, जिससे कि ये सोचा गया कि चलो एक खेत से शुरू करें। और वो खेत से शुरू करने के 1 वर्ष के अंदर ही जो स्वास्थ्य में आमूल चूल परिवर्तन हुए, उस बात ने प्रेरित किया कहीं ना कहीं। एक आम बात एक विशाल काय स्वरूप में आ सकती है, ये एक विचार दिमाग में आया। और फिर वो खेती को महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ में, अपने किसान भाइयों के साथ में, स्वयं और तमाम सारे इच्छुक लोगों के साथ में धीरे धीरे ये एक वृहद रूप बनाया जा रहा है।
बहुत बहुत ही बढ़िया। और जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने जैविक खेती को की जब शुरुआत करी, तो पहले स्वयं से करी। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का बदलाव पहले खुद से ही शुरू होता है और हम लोग अपने आस-पास की प्राकृतिक चीज़ों को शायद प्रदत्त मान लेते हैं और उसकी वजह से हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जैसा कि आपने बताया कि आपने जैविक खेती जब करनी शुरू करी या आपको इसकी उपयोगिता जब पता चली, तब आपने वहाँ के जो आस-पास की महिलाएँ या किसानों को प्रेरित करना जब शुरू किया, तो मेरे ख़्याल से आपको बहुत तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। जी, तो मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में भी आप मुझे बताएँ क्योंकि किसी भी सफलता के पीछे उसकी चुनौती बहुत बड़ा एक असर होती है, एक बहुत बड़ा कदम होती है। जिसके आगे बढ़कर ही व्यक्ति सफलता की ओर आगे आता है। तो मैं वो भी जानना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल चुनौतियाँ कोई भी कार्य किया जाए तो चुनौतियाँ तो सबसे पहले हमारे सामने जी। होती हैं। और इस कार्य में जो चुनौती आई वो ये थी कि अगर हम रसायन नहीं डालेंगे तो आर्थिक रूप से हुँ, हुँ। फसलों के ज़रिए जो लाभ किसान कमा रहे हैं, वो उन्हें कैसे मिलेगा? तो वो उस बात पे यकीन कैसे करें, इसके लिए हमने हुँ, उन्हें हुँ। कुछ उदाहरण दिए और कुछ जो हमारे राज्य हैं उनका हवाला दिया। जैसा कि आप सबके भी संदर्भ में मैं लाना चाहता हूँ कि पंजाब हमारे कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो है अपना योगदान देता रहा है और खेती के उत्पादन के आधुनिक जितने भी उपकरण का आप देखें कि खेती को कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो शायद वो हम पंजाब में जाकर देख सकते थे। क्या अब वहाँ की परिस्थितियाँ एकदम से क्यों बदली? वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि लोगों में कैंसर फैला? ऐसा क्या हुआ कि हमें वहाँ से कैंसर एक्सप्रेस चलानी पड़ी, जो दिल्ली आती है, जिसमें ढेरों कैंसर के पेशेंट बैठ पेशेंस। के आते हैं? ऐसा उन लोगों ने इतना रसायन डाला कि उनके इतने-इतने हाथ में वो हुँ। रोग फैला, उनकी त्वचा का रंग बदला, उनके जो मुख्य अंग हैं हमारे, उसमें भी वो प्रभाव आने लगा, तो वो बीमार होने लगे। तो एक ऐसा राज्य जो हमारे कृषि के लिए सबसे अग्रणी था, वहाँ पर ये विकराल रूप से जो रसायनों का ज़हर वो फैला। तो उन चुनौतियाँ जो आईं, उनको ये उदाहरण दिए, उनको बहुत सारे उदाहरण अपने शहर के दिए। मैं कानपुर से हूँ और कानपुर एक रसायन और प्रदूषण से परिपूर्ण नगरी कहलाती थी और एक बहुत बड़ी चुनौती यही थी कि कानपुर से ये बिगुल फूँका गया जहाँ ये माना जाता है कि ये तो यहाँ रसायन सबसे ज़्यादा है और प्रदूषण की रैंकिंग में भी आता है। हुँ, हुँ। तो चुनौतियाँ बहुत थी, पर एक-एक चुनौती को क्रमबद्ध तरीके से लिया गया और उसके लिए चूँकि अच्छा ये रहा ईश्वर की कृपा से कि मुझे एक प्रतिनिधि के तौर पे उस एक बड़े गाँव का प्रधान नियुक्त किया गया और जिससे कि ये कार्य थोड़ा आसान हुआ। हमने जो महिला स्वयं सहायता समूह बनाए, उनको समझाया और उन्होंने हर महिला स्वयं सहायता समूह ने कि महिलाओं ने एक-एक ऐसी गौमाता को पालने का प्रयास किया जो लोगों ने छोड़ दी थी। जो इधर-उधर भटकती थीं तो लोग उन पे हमला करते थे। तो कई जो गौवंश है वो उनके पैर कट जाते थे कटीले तारों से और वो कटीले तार सरकार ने हालांकि रोक लगा रखी है, किंतु किसान भाई जो है अपने आर्थिक लाभ के लिए उन कटीले तारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग आज भी कर रहे हैं और उसमें वो स्वयं भी कई बार चोट खाते हैं हुँ। और उसमें चूंकि एक केमिकल की कोडिंग होती है, जो कि कोडिंग अगर किसी भी त्वचा के संपर्क में आती है तो वो पॉइजनस हो जाता है शरीर और कई बार उस अंग को काटने की नौबत आती है। चूंकि हम मनुष्य किसी तरीके से उससे बच जाते हैं, पर हुँ। बेचारे वो जो हमारा गौवंश है उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है और वो कटते हैं और उनका पूरा शरीर सड़ता है। तो जो ये गौवंश हमारा कट रहा है, जो हमारे प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसमें भी इन गौवंशों का सदुपयोग हो सके, उसके लिए ये खेती एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकती थी। और चूंकि हम प्रसिद्ध रहे हैं, हमारा भारत प्रसिद्ध रहा है ऐसी खेती के लिए, हम पूरे विश्व को खिलाते आए हैं, आज भी बिल्कुल। खिलाते हैं। सो हम उसी खेती के मॉडल को
हमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना है। जैसे हमारे वन, जंगल, हाईवे के किनारे के जो मार्ग हैं, उस पे जो प्रकृति उगती है, वही सेम मॉडल हमको अपने खेत में इम्प्लीमेंट करना है, जिसके लिए कोई विशेष विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वही पत्तियों का आच्छादन, वही सिंपल गौ आधारित कृषि, गोबर और गौमूत्र, जीवामृत, बीजामृत, घनामृत के जरिए हम खेती के प्राकृतिक मॉडल को अपना लें, सो हम न सिर्फ बड़ा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत अच्छा, जो हमारे शहर में जो भाई और बहन रहते हैं, हम उनको एक शुद्ध खाद्यान्न भी उपलब्ध करा सकते हैं। जी। ठीक है। इस क्रम में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आपका जो परिक्षेत्र है वो ग्रामीण है। ग्रामीण इलाके में आपने पहले कार्य शुरू किया और वहाँ की महिलाओं को आपने जागृत किया। बट इसी के साथ ही ये जो ज़रूरत है, ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष की है, पूरे विश्व की है। तो इसको आपको जब दूसरे चरण पर ले जाना है, यानी कि अगर इसे शहरों की तरफ आना चाहिए आपके हिसाब से, तो आपने उस दिशा में कौन से कदम सबसे पहले उठाए? अभी वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो एक मॉडल मुझे बेहद अच्छा लगता है, जैसे कि ये पीपीपी मॉडल सरकार का चलता है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट और जो पार्टनरशिप है, उसको हम अख्तियार करें ग्रामीण परिवेश में भी। यहाँ पर हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें, सरकार का भी उसमें, जो सरकार की जितनी भी अच्छी योजनाएं हैं किसानों के हित की हैं, उसको उसमें संलग्न कर लिया जाए, क्योंकि वो एक शक्ति है, शक्ति का दुरुपयोग ना हो। तो हम उसको सरल रूप में कनेक्ट करें ग्रामीण परिवेश से, और साथ में जो शहरी व्यवस्थाएं हैं, शहरी योजनाएं हैं, शहरी लोग हैं, वो उसमें भागीदारी करें। वो एक चाहे तो अपने किसान को एक गोद ले सकते हैं सरल रूप में, और उसको अपने परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। उसको फौरी तौर पे कुछ आर्थिक बुआई में मदद दे सकते हैं, जो कि बहुत आंशिक होगी उस किसान के लिए, लेकिन वो किसान आपके लिए बहुत ईमानदारी से आपको खाया जाने वाला सारा उत्पादन उपलब्ध कराएगा। तो एक छोटी छोटी ऐसी तमाम सारी, अगर हम बेसिक प्रैक्टिस की चीज़ों को सोचें और कुछ भी ऐसा कर लें, हम सब देखिए ग्रामीण परिवेश से ही जुड़े हैं। हो सकता है हमारे खेतों को बटाईदार करता है, या किसी को हमने उसको बलकट या सालाना उस पे दे रखा है, तो बस फिर सिर्फ हम संज्ञान में ले, हम बटाईदार को बोले कि वो बिना रसायन का कुछ उगाए, और वो उगाने के बाद आप उसको तैयार करिए, और अपने जितने भी आपके नेटवर्क के परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, आप उनको वो एक बार बास्केट बना के 5-5 किलो का दीजिए। अगली बार वो आपको पे करके लेंगे, क्योंकि उसको खाने के बाद उनको ये जरूर बताइए कि इसमें कोई भी रसायन नहीं डाला गया है, ये आपके महत्वपूर्ण परिवार के लिए बहुत स्वास्थ्यपरक है, इससे आप बीमारियों से लड़ सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सो मुझे लगता है कि इस तरीके का एक छोटा सा प्रयास भी जो है, ये जो एक चाह रहे हैं आप कि ये कैसे आगे बढ़े, ये बड़े स्वरूप में कैसे आए, इसमें शहरी लोग कैसे भागीदारी कर सकते हैं, ये इसका एक छोटा सा उदाहरण है। इसी प्रकार से कई और विधियां भी हैं जो हम फॉलो करके हम उसको बहुत तेजी से इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि आपने एक मानस ग्राम की परिकल्पना को साकार रूप दिया है। तो उस मानस ग्राम की परिकल्पना को मेरे ख्याल से जो आपने साकार रूप दिया है कि आसपास के क्षेत्र के लोग, शहरी लोग आएँ और देखें जैविक खेती के अंदर किस तरीके से काम हो सकता है, या गौ माता को आप किस तरीके से सहेज रहे हैं। वो संस्कृति अपनी जो कि खो सी रही है शहरों में, इसकी भाग-दौड़ में, जिसको आपने संजोने की कोशिश करी है। तो मैं इस परिकल्पना के ऊपर भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपने एक ऐसी पहल की है जिसमें शहरों के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दूरदर्शी कार्य है, जिसको आप आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में भी आप कुछ बताएँ कि ये परिकल्पना के पीछे आपकी क्या सोच थी? हाँ, मानस ग्राम जो परिकल्पना है, ये मूलतः ये प्रयास है सबसे पहले हमारी माताओं बहनों का, जो कि
ग्रामीण परिवेश से जुड़ी होती हैं और जो महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में आगे आती हैं, जो कि भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो योजना है, उसके तहत एक छोटे-छोटे ग्रुप जो बनाए गए हैं इस समय, ये एक शक्ति के रूप में संग्रहित हैं सब ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर पे। अब इसका सदुपयोग होने की बात होती है कि संगठन और समूह तो बना दिए गए, किंतु उसका सदुपयोग कैसे हो। सो मानस ग्राम जो है ये एक विजन है जिसके तहत उनको लगे कि ये उनका ब्रांड है, उनको ये महसूस हो कि एक, क्योंकि जो शहर है वो किसी ऐसे ब्रांड पे यकीन करता है कि जो एक नाम हो, उनको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, इस नाम के जरिए ये जो कंपनी है, ये जो ये प्रारूप है, वो आपको एक स्वस्थ भोजन मुहैया कराता है। तो वो एक विश्वास भी है, वो एक नाम भी है, भोजन वो के एक अलावा आप वहाँ पर कुछ और एक्टिविटी भोजन, भी करवाते हाँ, हैं आप भोजन के अलावा लोगों के देखिए, साथ? भोजन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए भोजन से ही हम शुरुआत करते हैं। लेकिन हम्म, ये एक आयुर्वेदा है, इसमें हम ना सिर्फ जीवन जीने की कला को सिखाते हैं, हम कैसे अपनी दिनचर्या को सही बनाएं, कैसे प्रकृति के साथ रहें, कैसे हम अपने आसपास, हम कहते हैं कि सिर्फ ग्रामीण परिवेश ही नहीं, शहर के लोग भी हैं वो छतों पर खेती कर सकते हैं, सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, ग्रो बैग से लेकर के तमाम चीज़ों के पर्यावरण को वो आसानी से छोटे रूप में अपनी बालकनी में वो शुद्ध भोजन कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने दिनचर्या का कुछ हिस्सा शौक के तौर पे, और बच्चों को भी हम अपने घरों में एक वर्कशॉप के तरीके अगर इसको बताएं और सिखाएं, तो परिवर्तन जरूर और तेजी से आ सकता है। मानस ग्राम बस इस परिवर्तन को लाने का एक माध्यम सा है, वो हम सबका है और ये उसी का एक सामूहिक और संग्रहित सा एक नाम है सिर्फ। अच्छा, ये आप बताइए, जैसे आपने ऑर्गेनिक या जैविक खेती को जिस तरह से प्रोत्साहित किया है, वहाँ के आसपास के जो किसान और महिलाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं और जो खेती जैसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप उनके सामान को या उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए आप किसी तरीके का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करा रहे हैं, और इसमें सरकार की क्या भूमिका है? आपको वहाँ पे किस तरीके का सहयोग मिला या फिर किस तरीके की चुनौतियां सामने आई? सरकार ने प्रारंभिक चरण में हमारी मदद ये करी है कि जो सरकारी प्रदर्शनियां होती हैं उसमें हमारे कुछ समूहों को वो स्थान देती हैं बड़े बड़े मेलों और प्रदर्शनी में, किंतु वो पर्याप्त नहीं होता। एक बार हमने जैसे कुछ अर्न कर लिया, कुछ इकट्ठा कर लिया, तो वो एक पूंजी कुछ काम आती है, निश्चित रूप से बहुत अमूल्य होती है वो, किंतु बहुत से बड़ा हिस्सा है कि जिनको वो हमारे शहर के लोग हैं जो जिनके पास मेहनत से कमाया हुआ पैसा है लेकिन एक अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं है, वो वही रसायन के दुष्प्रभावों वाला भोजन विकल्प के तौर पे उनके जी। पास है, जिससे कि वो बीमार हो रहे हैं। सो अब अगर कोई ऐसा रास्ता बन सके आपसी सहयोग और तालमेल से कि हम लोग जो है कोई माध्यम बना सकें, तो वो तभी हो सकता है कि जब हम एक पीपीपी मॉडल पे काम करें। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि संभव तभी होगा जब शहरी क्षेत्र के लोग और ग्रामीण परिवेश के लोग मिल के काम करेंगे। मानस ग्राम तो सिर्फ एक समूह का नाम है, प्रयास जब तक सब लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कोई कॉमर्शियल किसी कंपनी ने बनाई हो, ये एक सामूहिक रूप है ग्रामीण परिवेश के लोगों का। सो वो, बल्कि मैं आप लोगों से ही और मीडिया से ही आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बनाए जाएं, ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं, ऐसे जो है तमाम सारे यहाँ पे फ्लैट और तमाम सारी प्रतियोगिताएं, सरकार के तमाम सारे प्रदर्शनी कार्यक्रम में ऑर्गेनिक उत्पादों के थैले बनाए जाएं, सबको दिए जाएं, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा, व्यापक रूप लेगा, तो इससे हमारे रिटेल करने वाले बड़े बड़े एफएमसीजी के लोग भी चाहेंगे कि वो भी इस तरीके के समूहों को गोद लेकर के कोई एक मॉल वाला या कोई एक बड़ा सा व्यवस्था एक एक समूह को भी अगर स्थापित करने में लग गया किसी भी सीएसआर के तहत या चैरिटी के तहत, तो मुझे लगता है ऐसे कई समूह कई शहरों में उठ खड़े होंगे और फिर एक छोटे छोटे ग्राम उद्योग और कंपनीज बनना प्रारंभ हो जाएंगी और ये भारत बदलने लगेगा। तो ये आपकी जो जैविक उत्पाद हैं,
ये आपकी बहुत सारी रेंज है, मैंने देखा आप काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभिक ज़रूरत और किसी भी व्यक्ति की जीवन काल की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं खाने-पीने से रिलेटेड, वो सब आप लोग बना रहे हैं वो उत्पाद। मगर आपने जैसे बताया कि आपने यहाँ पर लोगों के बीच इसको पहुँचाने के लिए, उपलब्धता के लिए क्या-क्या आपने स्टेप लिए और वहाँ पे जैसे कि आपने किसान बाज़ार का बताया था, इस तरीके के कार्यक्रम में आपके साथ कौन-कौन और शामिल होते हैं और यहाँ पर भी आपको अपने उत्पाद की उपलब्धता बड़े लेवल पर, क्योंकि जो जितना मुझे पता है कि शहरी परिक्षेत्र में इन चीज़ों की ज़रूरत भी है और लोग जानते भी हैं और चाहते भी हैं। मगर सही उत्पाद की गुणवत्ता कैसे समझी जाए और दूसरी बात उसकी उपलब्धता हर जगह नहीं है। तो उसके लिए आपके क्या मतलब फ्यूचर प्लान्स हैं? इसके लिए हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मैं सिर्फ जो है पहले सरकार के साथ काम करता था, वो अब मैं कुछ प्राइवेट तमाम सारे एनजीओ हैं, तमाम सारे शहर में काम करने वाले महिलाओं के बहुत सशक्त ग्रुप हैं और मीडिया के अलग-अलग जो रूप हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और जो युवा वर्ग हैं, उनके तमाम कॉलेजेस में जाना, वहाँ पर प्रधानाचार्य और उनके व्यवस्थापकों से मिलना और आह्वान करना कि वो युवा वर्ग भी हमारे साथ आए। जी। और इसके साथ-साथ जो है अ, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा एक सहयोगी रूप ले सकता है। तो हमें ये प्रयास जारी है कि जैसे कि इसकी वेबसाइट बनाना, इसमें जो है इसके तमाम सारे जो सॉफ्टवेयर और कई फॉर्म हो सकते हैं, उनको तैयार कराना, क्योंकि अगर हमें कम समय में जल्दी पहुंचना है तो हमें बने-बनाए इस तरीके के जो उपक्रम हैं, उनकी मदद लेना ये हमारे आगे की रणनीति का हिस्सा है, जिसे हम बहुत जल्द प्रभावी रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और लेकिन ये तब संभव है जब आप सब लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा। ये तब संभव है जब जो भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वो आके उठ खड़े होंगे। तो ये जो संभावनाएँ और मिशन है वो बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। सुबोध जी, मेरा एक पर्सनल सवाल था, क्योंकि आप जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं और जैविक खेती पर इतना बड़ा शोध कार्य कर रहे हैं और इस समय सोशल मीडिया पर 2 तरीके के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि 2 प्रतिवाद हैं सामने, जी। आमने-सामने। हुँ, एक कह रहा है कि दूध बहुत अच्छा है, शरीर के लिए ज़रूरी है हुँ, और जहाँ तक हम लोगों ने भी बचपन से लेकर आज तक दूध पर डिपेंडेंट हैं। और दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि जो दूध है वो शरीर के लिए नुकसानदेह है। जैसा कि वीगन का बहुत इस समय मतलब फैशन चला हुआ है, तो ये देश और विदेश दोनों जगहों पर सुनने में आ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके इस शोध के अंतर्गत इसकी क्या भूमिका है? या आपके हिसाब से दूध का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हज़ारों वर्षों का अपना एक इतिहास है और एक आयुर्वेद है। कुछ ऐसी अच्छी पुस्तकों का जो हमारे लिए बहुत पुण्य है, जो पवित्र हैं, अगर हम उनको पढ़ें और समझें तो हमें इसका महत्व समझ में आ जाएगा कि अगर हम दूध का संदर्भ जो लिया जाता है, अगर उसकी अच्छाई और पवित्रता है, तो वो हम देसी गाय, जो ऐसा गौवंश, जैसे कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर गंगा तीरी गाय, जी, आपका जो जी। पूरा क्षेत्र है, हुँ, हुँ। गंगा जी हैं तो गंगा तीरी गाय। देसी गाय का मतलब गंगा तीरी गाय। और आप और आगे बढ़ेंगे हरियाणा, पंजाब, तो वहाँ पर देसी गौ माता या गौवंश की ही प्रजातियाँ हैं, जैसे कि थारपारकर है, जैसे कि कॉन्करेज है, जैसे कि गिर है हुँ, और साहिवाल है। हुँ। ऐसे बहुत सारे गायों के अलग-अलग क्षेत्रीय नाम हैं। पर ये सब क्या है, ये देसी हैं। तो हमें पहले तो ये अंतर समझना होगा कि देसी और जर्सी में क्या अंतर है। हुँ, जितना भी हमारा दुग्ध जो कंपनीज हैं, या कह लें कि जो शहर में या गांव के आसपास जो चट्टे हैं, हुँ, उनमें जो इस समय गायें हैं,
वो देसी गाय ना हो करके वो जर्सी गाय, जर्सी मतलब एचएफ तो गाय। जर्सी गाय तो अच्छी मानी जाती है मेरे हाँ, ख्याल से, उनके दृष्टिकोण से इसलिए अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि वो दूध में उत्पादन ज्यादा ज्यादा मात्रा में देते हैं। देती हैं, बच्चों का भी संख्या ज्यादा दे देती हैं। हम्म। लेकिन अंतर क्या है कि जो जर्सी गाय है, एचएफ मतलब होलिस्टियन फ्रीजियन, ये हम्म। विदेशी नस्ल है। चूंकि कई बार कई तरीके के षड्यंत्र प्लान होते हैं उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि जब ज्यादा उपभोक्ता होते हैं तो लोगों को फायदा ज्यादा मिलता है। जी। उनकी पर कैपिटा इनकम से जो रुपया उन्होंने इकट्ठा किया है वो हर देश उसको लेना चाहता है। तो हर देश की अपनी पॉलिसी सरकार के साथ बनती होंगी। बिल्कुल। तो उसमें ये तय होता है कि कैसे हम इस बाजार के उपभोक्तावाद की तरफ जाएं। तो दूध उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम्म। दुग्ध क्रांति भी हुई है। सो अब उन्होंने क्या किया है कि ऐसी गायों को भारत में भेजा गया जो ज्यादा उत्पादन करती हो। तो हमारे जो किसान भाई हैं जो उत्पादन करता है वो तुरंत प्रभावित हुए और उन गायों को उन्होंने खरीद फरोख्त करके अपने घरों की शान बना ली। अब वो चूंकि दूध ज्यादा दे रही है और हमें दूध से कीमत मिल रही है। लेकिन अब उससे हुआ क्या है कि वो जो दूध आ रहा है उसमें पाइथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो कि ओके। साइंटिफिकली कई बार उसके रिजल्ट्स आ चुके जिसका हैं। विरोध किया जा रहा है। जो कि कहते हैं कि ये जो इसके पिछली रिसर्च हुई है उसमें यही बताया गया है कि सुअर को सीमेन को क्रॉस करके इस गाय का एक जन्म हुआ। और उसको जो है ये जो चूंकि सिर्फ ये इस बात को प्रमाणित रूप से जब जांचें हुई और उसमें पाया गया कि ये जो दूध है उसमें वो गुण नहीं है जो देसी गौ माता के दूध में होते हैं। अब जैसे एक जनरल बात कह दी गई कि आप दूध पीना नुकसानदायक है, बिल्कुल है। मैं भी कहता हूं अगर आप जर्सी गाय का दूध पियेंगे तो तो वो वो नुकसान है। बहुत खतरनाक है, वो कैंसरस भी हो सकता है। तो ओके। चूंकि अब ज्यादा मात्रा में वही गाय है, हम्म। इसलिए आपका प्रश्न सही है। हम्म। लेकिन वो सतही तौर पे है। असली में अगर देसी गौ माता का दूध है तो वो हमारे लिए अमृत समान है। उसका घी, उसमें जो इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं जो किसी भी चीज में नहीं पाए जा सकते हैं, अगर उसका घी हम औषधि के रूप में भी प्रयोग कर लें तो पता नहीं कितने लाभ हैं, पुस्तकें लिखी जा सकती हैं इनके लाभ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप जो है इस भ्रांति से बचिए कि दूध नुकसानदायक है। जो वर्तमान में जिस प्रकार की गाय हैं उसके मद्देनजर खतरनाक है। मगर और जिस तरीके से पैकेट में जी, कन्वर्जन में जो केमिकल और रसायन का प्रभाव है उसके लिए नुकसानदायक है। मैं यही इसी क्रम में आपसे यही मेरा प्रश्न था अगला, कि जो शहरों में क्योंकि ज्यादातर दुग्ध उत्पादन कंपनी पैकेट्स में दूध को उपलब्ध करा रही हैं और शहरों में गाय पालने जैसा मतलब सोचा भी नहीं जा सकता है। तो अब ऐसे समय पर आखिरकार ये जो चुनौती है इसके साथ जो युवा वर्ग है उसको कैसे डील करे? क्या दूध छोड़ हाँ, देना चाहिए? देखिए, सोचा जा सकता है। हमारे पास हमारी एक बड़ी गाय कार रूप में होती है, उसे हम हर घर में रखने का स्थान बना लेते हैं। हमारे पास एक कुत्तों की तमाम प्रजातियां हैं, उसको हम अपने बेड पे भी स्थान दे देते हैं। पर जो हमारे लिए जिसका गोबर, गौमूत्र और जिसका दूध इतना पवित्र है, वो छोटी गंगा तीरी गाय जो हमारे यहाँ इस क्षेत्र की पहचान है, वो बहुत स्थान नहीं लेती हैं। और वो इतना सीधे प्राणी होती हैं कि वो आपको कोई तकलीफ नहीं देती। यदि वो गोबर करती हैं तो अगर आप गोवर्धन को समझेंगे, उसकी साइंस को समझेंगे, उसके विज्ञान को समझेंगे, उससे ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज और पता नहीं सैकड़ों बीमारियां ठीक हो सकती हैं। और आप उस गोबर से न सिर्फ फेस पैक, साबुन, अगरबत्ती, इवन आजकल तो पेंट और लकड़ी भी बनाई जा सकती है। तो हम्म। क्या हम, ठीक है व्यक्तिगत नहीं कर पा रहे हैं, सामूहिक रूप से कर सकते हैं। जी। अगर हमारा कोई अपार्टमेंट या कल्चर है तो उसका एक स्थान नियत कर सकते हैं। हम्म। अगर हम हमारे पास अपना बड़ा मकान है तो निश्चित तौर पे या श्योर करके हमें सरकार ने भी कह रखा है कि एक गाय आप पाल सकते हैं। तो एक गाय तो आपको पालनी चाहिए। उनके पैर ही अगर वहां पर आपके पड़ जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि लक्ष्मी जी का आपके लिए वरदान प्राप्त हो जाएगा। और आपको उस दूध को पीते ही जो स्वास्थ्य रूपी धन है वो आपको तुरंत मिलेगा। आप बीमार ही नहीं होंगे क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप बहुत करने ज्यादा। वाला एक विशेष अमृत होता है। जी। तो वो जो देसी गौवंश है उसे तो आपको निश्चित तौर पे पालना चाहिए यदि आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं। बढ़िया। बहुत बढ़िया। मगर
बहुत ही बढ़िया, आपके प्रयासों से हम सभी लोग काफ़ी प्रभावित हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जैविक खेती या जैविक उत्पादों के लिए आप आज के युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे वो प्रभावित हों और जैविक खेती की तरफ अपना कदम बढ़ाएँ? देखिए, मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और युवा किसी भी देश का भविष्य तय करते हैं। मेरा सिर्फ उनसे यही विनम्र निवेदन है कि वो सिर्फ इस महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ ध्यान दें कि उनके लिए जो स्वास्थ्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख थोड़ी सी माया। तो पहला जो सुख है उस पे वो फोकस करें, स्वास्थ्य के महत्व को समझें। जंक फूड और इस तरीके की जो बहुत सारी नुकसानदायक चीज़ें हैं जो बाज़ार में बहुत तायत मिल रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ उसको स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो स्वास्थ्य के लिए जो हितकर खाद्य पदार्थ हैं उसकी तरफ मुड़ें। वो श्री अन्न को पहचानें, वो मिलेट्स को पहचानें, वो रागी, कोदो, सांवा, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी, प्रोसो और पूटू, अमरंथ, रामदाना जो है उसको पहचानें, जो हमारे भारत की विरासत रही है और जिससे हम सब खा के स्वस्थ रहें और 100 से 150 200 वर्ष तक का जीवन जीते रहें। ये हम विश्व में हमेशा से सशक्त रहे हैं अपने स्वास्थ्य में, और आज के संदर्भ में देखें तो परिस्थितियां बदल गई हैं। तो अगर वो जान गए तो ये मानस ग्राम का मिशन, आप सब लोगों का जो सहयोगी एक भावना है, सब जो है युवाओं के लिए ही किया जा रहा है और युवा शक्ति के बिना कोई भी मिशन संभव नहीं है। तो इस हमारी आपकी वार्ता का जो लक्ष्य है वो ये भी यही है कि हमारे युवा इस कार्यक्रम से जरूर जुड़ें और लाभान्वित हों। ये देखा आप लोगों ने कि जिस तरह से सुबोध जी जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़रूरत है कि इनकी इस सोच को हम सब मिलकर पंख दें और जल्दी ही हम लोग मानस ग्राम के साथ अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद।